नमस्ते, मेरे साथ आज संतोष भारती भाई साहब हैं। संतोष भारती भाई साहब के मतलब मेरे इनके शायद राजनैतिक रिश्ते या पत्रकारिता के तो ये बड़े हैं ही, लेकिन उसके पहले से रिश्ते हैं। मैं शायद इनको पिछले 55 साल 50-55 साल से मैं इनको कहीं न कहीं से पकड़ा हुआ हूँ। संतोष भारती भाई साहब 2 चीज़ों के लिए आज आपसे बात करनी थी। अ, आप सब लोग आपातकाल को भुगते हुए हैं, मतलब पत्रकार के रूप में एक बाद में आप राजनीति में भी आए, पत्रकारिता में फिर वापस आप गए। लेकिन जो एक मेरी समझ है और मैं इसलिए उसको पूछ रहा हूँ कि आज भी ये अघोषित आपातकाल है। आप अगर उस समय तो इमरजेंसी का हम सब लोगों को याद है ठीक से, ऐसी दहशत तो नहीं थी कम से कम। ठीक है, लोग गए थे, जेल में थे लोग, लेकिन दहशत का वातावरण देश में कहीं नहीं था। मैं थोड़ा आज का जो अघोषित आपातकाल है और उस समय के आपातकाल के बीच में आप मतलब क्या फर्क है? आज तो मुंह खोलने में भी डर लगता है। हम और आप ये बात ही कर रहे हैं, इसी को कहा जाएगा कि हम लोग देशद्रोही हैं। कुछ इस तरह की एक दहशत है। तो एक तो मैं इस टिप्पणी से शुरू कर रहा हूँ, संतोष भाई साहब। देखिए, आपने एक तो ये बता दिया कि आप मुझे 55 साल से जानते हैं, इसका मतलब मेरी उम्र 55 साल से ज़्यादा है। लेकिन मैं उम्र को ध्यान में नहीं रखता। अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है और जो जिस समय की आप बात कर रहे हैं 77 की, अ, 75 में ये आपातकाल लगा, 25 जून की रात में, और 77 में खत्म हुआ, चुनाव की घोषणा हुई। तो मैं उसका भुक्तभोगी था। मैं भी भुक्तभोगी हूँ, आपके भाई साहब भी भुक्तभोगी थे जो संसद के सदस्य रहे हैं, हर्षवर्धन जी। हम लोग उस दौर को याद करते हैं, जो परिचित थे वो भी कन्नी काट के निकल जाते थे और कोई भी आपका साथ देने का या आपको चाय पिलाने की हिम्मत नहीं रखता था, आपके बहुत नज़दीकी भी। आप बिल्कुल अकेले थे उस समय और अकेले-अकेले ही आप अपने स्तर पर जो जो जहाँ संघर्ष कर सकता था, आपातकाल के विरुद्ध उसने संघर्ष किया। जिसमें जॉर्ज फर्नांडिस थे जिन्होंने भूमिगत आंदोलन एक न संगठित करने की कोशिश की। बहुत सारे लोग थे जो जेल से माफ़ी माँग के भी निकल आए। एक बड़ा तबका था जो जेल में गया था, जिसे इंदिरा जी ने गिरफ्तार किया था, जो आंदोलनकारी माने जाते थे। उनमें से बहुत सारे माफ़ी माँग के निकल आए। उसके बारे में कहा जाता है कि वो माफ़ी माँगना चाहते थे, लेकिन इंदिरा जी ने उसको स्वीकार नहीं किया बड़े नेताओं में। तो एक दौर वो था, लेकिन वो दौर ऐसा था, जिसमें हम अपने दुश्मन को सामने देख सकते थे। जब आपातकाल खत्म हो गया, तो आडवाणी जी से एक सवाल हुआ और बहुत मशहूर आडवाणी जी का जवाब है, जो मैं जो दर्शकों को बताना चाहता हूँ, जिनके जिनके लिए आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आडवाणी जी ने कहा था कि हमने तो आपको घुटनों के बल बैठने के लिए कहा था, लेकिन आप तो रेंगने लगे। तो ये जो रेंगने वाली बात है, वो आज साबित हो रही है और पिछले 7-8 साल से तो ज़्यादा ही साबित हो रही है। इस समय हालत ये है कि कोई सरकारी आदेश आपके ऊपर नहीं है, कोई भी सरकारी दबाव नहीं है। सरकार का मतलब ना मंत्री का दबाव है, ना व्यवस्था का दबाव है, मतलब सिस्टम का। लेकिन हम एक ऐसे सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं, जो सिस्टम ये कहता है, मतलब हमारा अपना सिस्टम। आपने मीडिया की बात की, तो मीडिया में कुल मिलाकर के जो हमारे संस्थान हैं, उनके जो संपादक हैं, या संपादक नाम की चीज़ तो खत्म हो गई है, अब मालिकी संपादक है। वो मालिक अपने हितों को देख कर के नीतियाँ भी तय नहीं करता है, वो खाली एक बात कहता है और उसके लोग उसके ऊपर अमल करना शुरू कर देते हैं। जो पत्रकारिता की परिभाषा इस बीच में आनंद जी बदल गई है। पत्रकारिता की ही नहीं, व्यापार की भी परिभाषा बदल गई है। और परिभाषा बदलने से हुआ ये है कि अगर आप सरकार का समर्थन नहीं करते हैं, तो आपको हर तरह के असुविधाओं के लिए, हर तरह की प्रताड़ना के लिए तैयार होना पड़ेगा। बहुत सारे पत्रकार जेल में हैं, बहुत सारे बिज़नेसमैन जेल में हैं इस समय, सारे देश में, लेकिन उनकी कोई कहीं चर्चा ही नहीं होती। उनका नाम ही कहीं नहीं आता। सोशल मीडिया पे कहीं कोई एक आध लाइन आ जाती है और हालत तो ये हो गई, लोगों का पढ़ने का तरीका इतना बदल गया है कि उस तरह की खबरों को लोग पढ़ना भी पसंद नहीं करते हैं।
ये एक दौर ऐसा आ गया है जिस दौर में आपातकाल धर्म के साथ जुड़ गया है। जो कट्टर हिंदू नहीं है, कट्टर हिंदू का मतलब वो हिंदू जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दिया है। पिछले चुनाव में एक मोटा आंकड़ा है कि करीब 60% के आसपास लोग या 62% के आसपास लोग या 58% के आसपास लोगों ने वर्तमान सरकार को वोट नहीं दिया, क्योंकि ये खाली मुसलमानों के वोट से तो इतने कम सीटें 2024 में आती नहीं। लेकिन 2024 में जो सीटें कम आई हैं तो वो हिंदुओं की वजह से आई हैं। तो वो हिंदू जिन्होंने किसी और को वोट दिया या जो मौजूदा सरकार है उसकी पार्टी को वोट नहीं दिया, वो सारे लोग इस समय एक तरीके से हाशिए पर हैं और डरे हुए हैं। उनका रोल तभी आएगा सामने जब कोई चुनाव आएगा, तब पता चलेगा कि वो क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले हैं। लेकिन परेशानी ये है कि सबने अपने आप को सरेंडर कर दिया है और जिस तरीके के कानून आनंद जी आए हैं, जैसे अब ये नया कानून आया है जिसमें जो आप शब्द कह रहे हैं वो उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप कुछ भी ऐसा कहते हैं और सरकार को लगता है कि ये हमारे खिलाफ है तो आप देशद्रोह कर रहे हैं। देशद्रोह की परिभाषा का मतलब सरकार का विरोध करना हो गया। अब ये कभी दुनिया के किसी इतिहास में, तानाशाहों के इतिहास में भी ये नहीं है कि वहां ये लिखा हो कि आप सरकार का विरोध करते हैं तो आप देशद्रोही हैं। अब धीरे-धीरे वहाँ पर भी जैसे जो पश्चिमी देश हैं, जो पूर्वी देश हैं या हमारे पड़ोस में चीन है, वहाँ पर भी चीन का भी मीडिया भी कुल मिलाकर के सोशल मीडिया पे वहाँ के लोग बता देते हैं या जो अमेरिका में होते हैं चाइनीज़ कि उनके यहाँ क्या चल रहा है। लेकिन हमारे यहाँ तो अब कानून में लिख गया है कि अगर आप ऐसी कोई बात करते हैं जो सरकार के खिलाफ है, सरकार के हित के खिलाफ है, वो देश हित के खिलाफ है। तो जो आपने शब्द कहा अब वो सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक कानून बन गया है इस कि देशद्रोह का मतलब क्या होता है। जी, तो जी। मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है कि उस समय दुश्मन जी, बिल्कुल साफ था। इस समय दुश्मन साफ नहीं है। इस समय पूरा वो सिस्टम दुश्मन हो गया है जिस जो उसको वोट नहीं देता है। अब उदाहरण के तौर पर अगर हम इसको और ज़्यादा कहें, तो वो ये हम ये कह सकते हैं आनंद जी कि आप कुल मिलाकर के जो 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 धर्म के आधार पर वातावरण खराब करने की कोशिश हो रही है, लोगों को अलग करने की कोशिश हो रही है, वो आगे बढ़ के कहाँ तक जा सकता है इसका कोई अंदाजा नहीं है। जैसे मुसलमान एक चीज़ है, उनको हम एक तरफ छोड़ दें कि वो उन्होंने सरकार को वोट नहीं दिया है, सरकार का विरोध कर रहे हैं। हालाँकि मुस्लिम कौम इस समय पूरे देश में खामोश है। किसी चीज़ में कोई विरोध नहीं कर रही है, वो इतने डरे हुए हैं, इतने खामोश हैं कि उनको लगता है कि उनके साथ कभी भी कत्लेआम हो सकता है। और आपने अपने प्रोग्राम में कई बार ये कहा भी है कि हम 85% हिंदू हैं, हमको 15% मुसलमानों से डर लगता है। ये कमाल की चीज़ है क्योंकि हमारे यहाँ हर पद के ऊपर हिंदू ही बैठा है, कहीं पर कोई मुसलमान है नहीं। चाहे वो न्यायालय हो, चाहे वो व्यापार हो, चाहे वो राजनीति हो, हर जगह हिंदू ही बैठा हुआ है, फिर भी हिंदू डरा हुआ है। तो ये हिंदुओं को डर कौन दिखा रहा है कि मुसलमान तुम्हारी जगह ले लेंगे या उनकी इतने साल में आबादी तुमसे इतनी हो जाएगी। ये जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने एक प्रचार चला रखा है। अब यहाँ पर मैं अपने प्रोग्राम में एक बात कर रहा था जिसमें प्रोफेसर अभय दुबे ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। उन्होंने कहा कि यहाँ पर इतने 700-800 साल तक मुसलमानों का शासन रहा और 200 के आसपास क्रिश्चियंस का शासन रहा। हमारे देश में कितने मुसलमान हैं? अगर तलवार के जोर पर वो यहाँ हिंदू मुसलमान धर्मांतरण करते तो कितने हिंदू बचते। तो वो उन्होंने एक सवाल उठाया, उसी तरीके से उन्होंने क्रिश्चियंस का सवाल उठाया कि 200 साल तक यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का या ब्रिटिश राज रहा क्रिश्चियंस का, तो हमारे यहाँ कितने क्रिश्चियन हुए। पर ये सवाल न कोई उठाता है न इसको उठाने दिया जाता है। उठाएगा कौन? मीडिया इन सवालों पे खड़ा नहीं होता, बात नहीं करता। मीडिया का मतलब टेलीविजन, और हमारे देश में अभी तक मीडिया का मतलब टेलीविजन ही माना जाता है, अखबार नहीं माने जाते। अखबारों को पढ़ने की आदत आनंद जी पिछले 8 साल में बहुत कम हुई है। अब लोग इंटरनेट के ऊपर हेडलाइंस पढ़ लेते हैं और नई पीढ़ी तो अखबार बिल्कुल नहीं पढ़ती। जिनको आप
18 से 25 तक का नौजवान मानते हैं, वो शायद 10% भी अखबारों को नहीं पढ़ता है। वो नेट के ऊपर ही या मोबाइल के ऊपर देख लेता है, टीवी भी नहीं खोलता है। ये अलग चीज है। एक देखिए यहीं पर एक अंतर्विरोध भी है। दिल्ली में नोएडा से हिंदू अखबार शुरू हुआ। हिंदू की हालत ये है कि हिंदू अखबार अपनी प्रतियां लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। लोग इतना उसका इंतजार करते हैं और खरीदने की कोशिश करते हैं, हॉकर से लेने की कोशिश करते हैं। बहुत कम जगह मिलता है, लेकिन हिंदू अपने मतलब लोगों अपने पाठकों को नहीं पहुंच पा रहा है जितना लोग उसको पढ़ना चाहते हैं। तो ये जी, कई सारे अंतर विरोध हमारे आपकी बातचीत जब हम कर रहे हैं तो हमारे समय में है, जब हम इसी समय में ये अंतर विरोध। जी, लेकिन कुल मिलाकर के जो संपादक नाम की संस्था खत्म हुई और मालिकी संपादक हो गए हैं, चाहे वो अखबार हो या टेलीविजन हो, उन्होंने एक तरह से पत्रकारिता की परिभाषा ये बदल दी कि जो एंकर है वो जितनी भी बेवकूफी की बात कहे वो अपने को पत्रकार बताता है। हर एंकर मूर्खता, परम मूर्ख इस देश में उसको उपाधि दी जा सकती है, जिसने कभी कोई जिंदगी में स्टोरी नहीं की, उसके खाते में कोई कहानी नहीं है, कोई रिपोर्ट नहीं है, लेकिन वो देश के लोगों को भाषण देता है और एक पार्टी का एक्सटेंडेड आर्म बन जाता है, उनका एक दूसरा प्रवक्ता बन जाता है। तो अब भारतीय जनता पार्टी को या सरकार को अपने लिए प्रवक्ताओं की जरूरत नहीं है। ये टेलीविजन के जो एंकर हैं यही उनका काम कर देते। तो जी, ये स्थिति हमारे सामने है, इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज का जो समय है ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि हमको कानून भी नहीं पता है। जी, मैं आपको फिर दोहराता हूँ आपके शब्द को, बल्कि तीसरी बार कह रहा हूँ कि आपने जो कहा कि सरकार का विरोध करना देशद्रोह है, ये कानून अब लागू हो गया और पत्रकारों को भी नहीं पता है कि कानून लागू हो गया। जी, तो जी, जहां का पुलिस दरोगा चाहेगा वो किसी भी आदमी को ये मान के कि तुमने ये सांस ली है, ये सरकार के खिलाफ है, तो आपको जेल में डाल सकते। जी। मैं संतोष भाई साहब, मैं एक दो चीजें आप कर दूं। एक तो मुसलमान जो है वो खामोशी नहीं है, अब रिएक्ट भी नहीं कर रहा। अगर उसको उसकी पिटाई भी हो रही है तो अब उसको ये लगता है कि अगर हम कुछ कहेंगे भी तो ये भी हमारे अगेंस्ट जाएगा। और दूसरा, मैं हिंदू के बारे में एक चीज थोड़ा भाई साहब, मैं अपना अपना वो आपको बता दूं, जो मेरा अनुभव है। ये जो प्रतियोगिता देते हैं ना बच्चे, जो मैं भी जब दे रहा था तो उस समय शायद हिंदू से ज्यादा मैटर कहीं मिलता नहीं, क्योंकि वो उसमें बहुत समग्र सामग्री रहती है। तो उन बच्चों को प्रतियोगिता के लिए तो हिंदू चाहिए, लेकिन रोज देश में क्या हो रहा है इससे लोगों को बहुत, अब बच्चों को कंसर्न ही नहीं है। मतलब वो हमारे आपके घर के भी बच्चे, मैं किसी दूसरे को क्यों कहूं, मैं अपने और आपके घर के बच्चों की बात कर रहा हूं। लेकिन मैं इसके साथ एक चीज जरा और आपसे समझ लूं। हम सब लोग ये कहते हैं कि भारत भाई जब से थे कि उस समय आप एक उस समय की सरकार का विरोध करते थे, आज इस सरकार से प्रश्न पूछते हैं। लेकिन मैं अपने दृष्टि से बताऊं, भारत का एक बहुत ही मुश्किल दौर है। इंदिरा गांधी के समय इमरजेंसी लगी, हम सब लोगों को लगता था कि राजनीतिक रूप से बहुत खराब समय आ गया है, और देखिए साहब। लेकिन अगर आप अभी देखिए तो विदेश नीति, हमारा भूगोल ही बदल जा रहा है। रक्षा नीति, हम क्या कर रहे हैं मालूम नहीं। आर्थिक नीति, शिक्षा नीति, मतलब ये सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं। ये कोई पॉलिटिकल एक थ्रेट नहीं है। मैं थोड़ा इस पे भी एक आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा कि उस समय राजनीतिक दृष्टि से हम लोग लगता था देखो भाई वो लोग बहुत बेईमान लोग आ गए हैं, घूसखोर आ गए हैं, या एक जात विशेष के या इस तरह के लोगों का बोलबाला है अपर कास्ट का। आज की तारीख में तो चौतरफा आपकी समस्याएं हैं। मतलब भारत के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। विदेश नीति की हालत देख लीजिए, आप कुछ उठा के देख लीजिए, वहां दिक्कत है। मैं इस पे एक टिप्पणी चाहूंगा, ओवरऑल चैलेंजेस। भारत की विदेश नीति तो पूर्णतया असल विदेश नीति है, क्योंकि इस समय सारी दुनिया में एक भी देश हमारे साथ नहीं खड़ा है। और इतना ही नहीं, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ की दो संस्थाओं की अध्यक्षता पाकिस्तान को मिल गई है। जो पाकिस्तान ये कहता है कि जिस पाकिस्तान को लोग आतंकवाद का की जड़ मानते हैं, और भारत सारी दुनिया में ये प्रचार कर रहा है। सारी दुनिया में जाते हैं तो दुनिया में जो संयुक्त वक्तव्य निकलता है राष्ट्राध्यक्षों का या हमारे विदेश मंत्री का, उसमें हर आदमी आतंकवाद का विरोध करता है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि पाकिस्तान आतंकवादी देश है। एक भी देश ने नहीं कहा। सुरक्षा परिषद की जो सुरक्षा कमेटी है उसका अध्यक्ष पाकिस्तान बन गया। जब हमारे बीच में हमारे यहाँ ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था
तब $1 अरब का उनको अमेरिका की मदद से लोन मिला। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि देखिए हमारी विदेश नीति तो पूर्णतया असफल विदेश नीति, और उस नीति ने हिंदुस्तान को सारी दुनिया में, मैं सरकार से इस आशा के साथ ये बात कह रहा हूँ कि सरकार इसको सुधारेगी। हम मजाक का विषय बन गए। हम अपने टेलीविजन चैनल्स में कितना भी प्रचार करें कि वहां जयशंकर ने कमाल किया, वहां इन्होंने कमाल किया, वहां उन्होंने कमाल किया। ये जो टीमें सारी दुनिया में गई थी, ये इनकी फोटो जो हमारे यहाँ आई है सोशल मीडिया के ऊपर, वो तो नाचते गाने गाना गा रहे हैं और नाच रहे हैं वहां पे, इसलिए गए थे। वो वहां गए थे कि वहां के मीडिया से और वहां के सांसदों को बताएं कि हमारे ऊपर पाकिस्तान ने किस तरीके से हमला किया और भारत किस तरीके से आतंकवाद का पाकिस्तान की वजह से शिकार है। लेकिन वहां किसने क्या कहा ये बात ही सामने नहीं है, बल्कि तस्वीरें वो आई जो मैं फिर आपको दोहराता हूँ, नाचते गाते खुशी मनाते शराब पीते घूमते जगहों को देखते हमारे सांसदों की फोटो आई। दूसरी तरफ पाकिस्तान के सांसद गए बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में, उनकी बात सबने सुनी। अब ये विश्व मीडिया कह रहा है, हमारा मीडिया तो ये कहता है कि हमने दुनिया की विश्व विजय कर ली। तो एक भी आदमी सारी दुनिया का हमारे पक्ष में क्यों नहीं है? दुनिया का मीडिया नहीं है, ये तो समझ में आता है कि वो ट्रंप के प्रभाव में अमेरिकन मीडिया, हालांकि अमेरिका और ब्रिटिश मीडिया बहुत आजाद मीडिया माना जाता है, क्योंकि बाकी तो कोई आजाद है ही नहीं। अगर ये दोनों भी मीडिया यहाँ का हमारे साथ नहीं है और हमारी बातों को सही नहीं मान रहा है और पाकिस्तान का समर्थन कर रहा है, पाकिस्तान की चीजों को सामने लेके आ रहा है, जो स्टोरी कर रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल वगैरह, ये सब ऐसी स्टोरी है जो भारत के खिलाफ है। और हर चीज में, और ट्रंप ने भी आखिर में भी कहा, शायद 14वीं बार कह दिया कि ये भारत पाकिस्तान की संधि मैंने कराई, ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, मतलब दोनों को उन्होंने बड़ा एक बार समानता के स्तर पर खड़ा कर दिया। तो आपका ये जो विदेश नीति के ऊपर आपने पूछा, रक्षा नीति और गृह नीति तो कुछ है ही नहीं हमारी, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, वहां प्रधानमंत्री को जाने की फुर्सत नहीं है, देश के उन हिस्सों में जाने की फुर्सत नहीं है जहां पर समस्या उत्पन्न हो रही है। प्रधानमंत्री का काम है कि उन जगहों पे जाएं जहां पर समस्या है, वहां का हल निकालें, लेकिन उनको गवर्नेंस के लिए शायद वक्त नहीं है। वो इतना ज्यादा दुनिया में घूम रहे हैं, और घूम शायद पहले तो इसलिए माना जाता था कि वो नोबेल प्राइज के लिए घूम रहे हैं, लेकिन अब तो जब से ट्रंप का नाम पाकिस्तान ने आगे कर दिया और ट्रंप खुद कह रहे हैं कि हाँ मैं नोबेल प्राइज का प्रतिद्वंदी हूँ, तो हमारे यहाँ किसी की हिम्मत नहीं जो ये कहे कि नहीं, प्रधानमंत्री मोदी भी नोबेल पुरस्कार के प्रतिद्वंदी है, उनका भी नॉमिनेट, एक आदमी ने भी नॉमिनेट नहीं किया प्रधानमंत्री मोदी का नाम। जब उन्होंने, जबकि कितना प्रचार हुआ कि हमने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, हमने यमन का ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने दुनिया में सब जगह हम विश्व गुरु हो गए, लेकिन हमारा किसी ने नाम नहीं लिया। ये प्रश्न ऐसा है जो प्रश्न मथता है, और आपस में खुद, जब हम खुद सोचते हैं तो हमें दुखी करता है कि हम ऐसे देश में हैं जहां पर हमारे देश की सारी नीतियां असफल हो रही हैं। हमारे पड़ोस में एक भी देश हमारे साथ नहीं, एक भी। तो अब अटल जी कहते हैं कि आप दोस्त तो बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। अब अटल जी ये कह गए हैं, लेकिन हमारी सरकार ये बात नहीं मानती। शायद उसको लगता है कि हम पड़ोसी भी बदल सकते हैं, इसलिए वो पड़ोसियों के साथ कोई संबंध स्थापित भी नहीं करना चाहती, या कोशिश नहीं कर रही, या पड़ोसी सुन नहीं रहे। भूटान जैसा देश आपको आंखें दिखा रहा है, जबकि वो हर चीज पे आपके ऊपर आश्रित है। प्रश्न सिर्फ ये है कि सारी नीतियां असफल हो रही हैं और हमारे देश में इसकी चर्चा नहीं हो रही। आनंदवर्धन सिंह जी अगर इसके ऊपर चर्चा करेंगे बहुत ज्यादा अपने चैनल पे, तो इनके चैनल के सामने मुसीबतें खड़ी हो जाएंगी। हो सकता है कल सरकार इसको स्टॉप कर दे। बहुत सारे चैनल्स, आपको पता होगा कि जो सोशल मीडिया पे हैं, उनको बैन किया गया है, बिना बताए ही बंद कर दिया। अब यूट्यूब तो पूछता भी नहीं है, वो तो कह देता है कि आपने जो कहा है कंटेंट, ये देश हित में नहीं है, तो हमने इसको बंद कर दिया। अब क्या देश हित में नहीं है जो आपने बंद किया, क्या आपत्तिजनक है, ये आपने नहीं बताया और आपने बंद कर दिया। कोई कहीं जवाबदेही है नहीं, तो उनकी जवाबदेही नहीं है, लेकिन आपकी और हमारी जो देश के बारे में सोचते हैं, जो चिंतित होते हैं, उनकी जवाबदेही तो बनती है। इसलिए आप उस जवाबदेही को पूरा कर रहे हैं, और आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं वो पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरा मतलब, और लेकिन हमारे बीच में से ही कुछ लोग हैं
जो इस जवाबदेही को पूरा करने की हिम्मत जुटा रहे हैं। जैसे आपने अजीत अंजुम के ऊपर बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, तो अजीत अंजुम मतलब मेरा सौभाग्य है कि अजीत अंजुम की जो शुरू की पहली या दूसरी नौकरी थी, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला छोटी दुनिया में। तो अजीत जैसे लोग हैं अभी खड़े हुए हैं, आप जैसे लोग हैं जो खड़े हुए हैं, इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। तो जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं उन्हीं की वजह से यहाँ पे अपने यहाँ एक ही चीज कही गई है, राक्षस बहुत होते हैं, हमारे धर्म ग्रंथों में है, लेकिन साधुओं की वजह से, अच्छे लोगों की वजह से ही पृथ्वी टिकी हुई। तो ये जो हिंदुस्तान चल रहा है या इसकी साख है, ये कुछ अच्छे लोगों की वजह से है, जो अभी भी सवालों के ऊपर सोचते हैं, उससे दर्द महसूस करते हैं, तकलीफ महसूस करते हैं। आखिर में यहाँ इस विषय पे एक बात और कह दूं, अब ये मसला आगे बढ़ गया है, अब ये खाली मुसलमानों तक मसला नहीं है। अब जिस तरीके से कांवड़ यात्रा में ऋषिकेश स्टेशन के ऊपर जिस तरीके से सेना के जवान की पिटाई हुई, सेना के जवान की, जिसके वीडियो आए हैं, वो ये बताता है कि असहिष्णुता जो धर्मांध लोग हैं उनमें कहाँ तक बढ़ गई है। और फिर अगर आप ब्राह्मण हैं और ठाकुर हैं, अपर कास्ट के लोग हैं, तो नीचे जो पिछड़े हैं या दलित हैं, उनका आपके यहाँ क्या स्थान है। हर जगह हमारे सामने आता है कि जो कमजोर लोग हैं उनके साथ किस तरीके से अत्याचार हो रहा है। ये घटनाएं तो पुरानी हो गई कि आपको पेशाब कि आपके चेहरे के ऊपर की जा रही है, आप चूंकि दलित हैं या कमजोर हैं, अब तो पेशाब पिलाई जा रही है कि तुम पियो, और उसके वीडियो वायरल होते हैं। अब इस चीज को सरकार और पूरा सिस्टम देखता है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करता है, नहीं जी, करता है, नहीं करता है, नहीं करता। तो ये दुख ये है कि हमने जिनको चुना है गवर्नेंस के लिए, जिनको चुना है अपनी सुख सुविधा ठीक करने के लिए या अपने एक भय रहित जीवन जीने के लिए, समाज में वो लोग उसको उसका पालन करने की जगह वही सारी चीजें खुद कर रहे हैं। ये बड़ी अफसोस है। जी। संतोष भाई साहब, मैं एक छोटे-छोटे 2 आपके व्यक्तिगत अब प्रश्न हैं, क्योंकि बहुत से दर्शकों को उस चीज़ पे मैं इसलिए चाहता हूँ कि उनको पता लगे। मैं इसलिए इस व्यक्तिगत प्रश्न को कर रहा हूँ कि आप सब लोग रविवार वाले इंस्टीट्यूशन से निकले हुए, उदयन शर्मा जी, आप, एसपी सिंह साहब, और फिर आपने एक चौथी दुनिया का सपना देख के उसको आपने चालू भी कर दिया। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि चौथी दुनिया के समय जो इकोसिस्टम था, पत्रकारों को अगर आप उतनी सैलरी ना भी दे पा रहे हैं तो एक कमिटमेंट लेवल हाई था, कुछ संसाधन जुटा लिए गए थे। लेकिन आज की तारीख में क्या संभव है कि फिर से चौथी दुनिया जैसा कोई एक मतलब एक जो इंस्टीट्यूशन हो वो खड़ा किया जा सके? क्योंकि मैं ये तो मानता हूं कि पत्रकार हैं, बहुत अच्छे भी हैं, कमिटेड भी हैं, लेकिन शायद इकोसिस्टम पूरा कुछ अजीब सा बदल गया है कि उसमें चौथी दुनिया फिर से नहीं हो सकती है। मैं इस पे एक टिप्पणी छोटी, क्यों नहीं हो सकती है चौथी दुनिया फिर से? इसलिए नहीं हो सकती कि ना अब वो पाठक रहे, न वो साथी रहे, और न अब उस तरीके के लोग रहे जो उसमें इन्वेस्ट करें। इस समय मीडिया में और खासकर टेलीविजन चैनल में तो 1000 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट है नहीं, पर अखबार में भी, छोटे अखबार में भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। जी, वो जी, इन्वेस्टमेंट पाठक का पैसा देकर के नहीं खरीदना चाहता। विज्ञापन, चूंकि अगर आप सही जगह पत्रकारिता करते हैं तो आपको सिस्टम का विरोध करना पड़ेगा। आनंद जी, हमने जब पत्रकारिता सीखी तो हमको एसपी सिंह और एमजे अकबर ने ये पहला पार्ट सिखाया कि आप अपनी इन्वेस्टिगेशन या अपनी रिपोर्ट कहाँ से शुरू है। उनका कहना है आप ये मान के शुरू कीजिए कि जिस जगह की आप रिपोर्ट कर रहे हैं वहां का जो सबसे ताकतवर आदमी है, वो आदमी उसके खिलाफ उसने ये किया ही होगा, यहाँ से शुरू कीजिए। अगर इसमें निकलता है कि नहीं कमजोर ने भी अन्याय किया है तो आप उसको भी लिखिए, लेकिन शुरुआत यहाँ से कीजिए कि जो ताकतवर है, चाहे वो वहां का ठेकेदार है, चाहे वो वहां का नेता है, चाहे वो वहां का एसडीएम है, डीएम है, या सरकार है, अगर कुछ हुआ है, घटना हुई है, तो आप वहां से शुरू कीजिए। अब ये बदल गया है, अब हो ये गया है कि मान लिया जाता है कि गरीब ने ही ये अपराध किया होगा। तो उस तरीके के न पत्रकार हैं, न उस तरीके के संपादक हैं, न उस तरीके के वेंचर में पैसा लगाने वाले लोग हैं। हमारा जो वेंचर शुरू हुआ था पहले दिन से श्री कमल मुरारका ने उसमें पैसा लगाया था। और हम जब रविवार में थे तो हम लोग जिस तरीके से स्टोरी करते थे सुरेंद्र जी के साथ, बहुत सारे साथी निकले, आपने उदयन जी का नाम लिया, बहुत बड़े पत्रकार थे,
अरुण रंजन की अभी डेथ हो गई, अरुण रंजन हमारे साथ थे, स्वामी त्रिवेदी हमारे साथ थे, राजेश बादल अभी भी हम लोगों के साथ हैं। राजेश बादल भी एक तरीके से बहुत सारे पैदाइशें पर न अखबारों की उन्होंने काम किया, लेकिन रविवार में जो उन्होंने लिखा उसी से उनका सारे देश में नाम हुआ, ऐसा मैं मानता हूँ। मुझे नहीं पता राजेश जी क्या मानते हैं। ये सारे लोग हैं जो अभी भी अपनी जगह पे कायम हैं। हमारे साथ आनंद जी रामकृपाल सिंह थे, हमारे साथ कमर वहीद नकवी साहब थे, ये अरविंद सिंह हमारे साथ थे, और कितने नाम में वीरेंद्र सेंगर हमारे साथ थे, कितने नाम लोग। इन सब लोगों ने मिलकर के आज जब आखिरी सांस तक उन्होंने प्रो पीपुल जर्नलिज्म किया। मैं यहाँ एंटी गवर्नमेंट और प्रो गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रो पीपुल और एंटी पीपुल की बात कर रहा हूँ। हम सबका उद्देश्य एंटी गवर्नमेंट या प्रो गवर्नमेंट लिखना नहीं था, अपोजिशन की पॉलिटिक्स करना नहीं था। हमारा मानना था कि हमको जनता के हित में जो हो वही करना चाहिए। और हमारा हमको याद है, मैं एक छोटी घटना बता दूं। न्यूज लाइन शुरू हुई थी आनंद बाजार की टेलीविजन इतिहास का पहला न्यूज करंट प्रोग्राम, जिसको आनंद बाजार ने प्रोड्यूस किया था। अकबर साहब उसको एंकर करते थे, एडिटर उसके विनोद दुआ थे, उसके वॉइस ओवर देते थे राघव बैल, टीवी 18 के मालिक जो है आजकल थे, मतलब। तो अब वो ये सारे लोग उसमें थे, जितने भी बड़े लोग निकले हैं। भरतराज हमारे यहाँ कैमरामैन थे, अमरजीत जी हम लोग के यहाँ कैमरामैन थे। हम लोग जब वो करते थे तो एक दिन उन स्टोरीज पे मेरी एक स्टोरी के ऊपर राजस्थान के चीफ मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया। तो उस समय के जो गोपी अरोड़ा राजीव गांधी की कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने राजीव जी से कहा कि राजीव जी, अपोजिशन की क्या जरूरत है अगर आपको ये न्यूज लाइन चलानी है तो? ये तो आप ही के दूरदर्शन के ऊपर सारे देश में आपको एक्सपोज कर रहा है। तो राजीव गांधी ने उसका एक्सटेंशन नहीं दिया, बंद कर दिया, करवा दिया उसको। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ उस समय कलम की ताकत क्या थी। ये कलम की ताकत थी संपादक की ईमानदारी, एडिटर की ईमानदारी, करस्पॉन्डेंट की ईमानदारी। मैं उसमें स्पेशल करस्पॉन्डेंट था न्यूज लाइन में। तो मैं सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि उस समय कलम की ताकत थी। वो कलम की ताकत आज कंप्रोमाइज्ड हो गई, उसका समझौता हो गया है। अब हम लिखते हैं किसी की प्रशस्ति में, हम लिखते हैं किसी की विरुद्धावली में, हम लिखते हैं कि वो नाराज ना हो जाए, और नाराज ना हो जाए कि इससे ज्यादा है कि वो हमसे और खुश कैसे हो और हमको ये सुविधाएं कैसे दे। तो इसलिए चौथी दुनिया जैसी चीज निकालनी तो मुझे अब दिवा स्वप्न से भी बड़ा लगता है। और हम लोग की उम्र भी ऐसी नहीं कि हम सपना देखें कि 20 साल के बाद कुछ हम निकाल सकते हैं। लेकिन हाँ, जब तक सांस है तब एक चीज अपने पास है कि जो हम लिखें या जो हम बोलें वो हम जनता के हित में बोलें। अगर कहीं पर भी हमसे गलती से जनता का विरोध हो जाता है, उसके हित का, हम एंटी पीपल कुछ कह देते हैं, तो हमको क्षमा मांगने की ताकत रखनी चाहिए। आपके और मैं अपने जैसे लोगों की बात कह रहा जी, हूँ। संतोष भाई तो साहब, हमको तो अगर यही नहीं, नहीं, आप कंप्लीट करिएगा, फिर मेरा एक प्रश्न है। मैं जी। मैं हम अगर इसी सिद्धांत का आपके जैसे लोग पालन कर लें, और मुझे ये साहस मिले, प्रकृति साहस दे, ईश्वर साहस दे, हमारा प्रोफेशन हमको साहस दे, तो हमको ये कहने की हिम्मत हो सामने वाले को तुम गलत जर्नलिज्म कर रहे हो। तुम अगर सही जर्नलिज्म कर रहे हो तो अपनी स्टोरीज बताओ, तुमने ये स्टोरी क्यों की। और उससे ये भी कहें कि हमसे पूछो नहीं तो कि हमने कैसे स्टोरी की। तो ये ताकत जब तक हम में रहेगी तब तक हम प्रो पीपुल, जो हम कुछ लोग हैं, करीब 15-20 लोग हैं अभी भी इस देश में, अशोक कुमार कह रहे हैं, हाँ, अभय दुबे हो गए, ये सब लोग, अजीत अंजुम आपने उनके ऊपर इतना बड़ा प्रोग्राम किया, ये सब लोग हैं कर रहे हैं। हालांकि हमारे एक मित्र हैं, स्टार टीवी में थे पहले, बड़ी किताबें लिखते हैं, अनिल सिंह, उनका नाम ले रहा हूं मैं। उन्होंने मुझे कहा कि संतोष भाई, ये तो सब सारे एंटी मोदी इकट्ठे हो गए हैं। मैंने कहा एंटी मोदी क्या होता है? मैंने कहा ये जितने लोग हैं ये प्रो पीपुल लोग हैं। तो ये सोचिए कि हमारे जो अपने प्रोफेशन के साथी हैं वो इसको एंटी मोदी और प्रो मोदी में बांट रहे हैं। जी। मैंने उनको जो कहा वही आपसे भी आखिर में कहता हूँ कि हमें प्रो पीपुल और एंटी पीपुल जर्नलिज्म करना चाहिए। और वो जर्नलिज्म करने के लिए जिस साहस की जरूरत है या जिस पैसे वाले की जरूरत है वो अभी आज उपलब्ध नहीं है। इसलिए चौथे दिन में तो निकल सकता। लेकिन हाँ, आपके जैसे लोग जिस जगह पे हैं
मैं इतना लेकिन आपको बता दूं कि जो ऑनलाइन इस समय चौथी दुनिया चल रही है, उसकी 3 लाख के आसपास एवरेज डेली फुटफॉल है। और हम जब चौथी दुनिया छापते थे, पुरानी भी और नई भी, बीच में गैप हो गया था 91 के बाद 2009 तक का। तो लेकिन जब नई चौथी दुनिया चली, उसमें भी कमल जी ने पैसा लगाया था। वो जब शुरू हुई, फुल कलर था, उसका इतिहास में नाम हुआ। और हमने जो स्टोरीज की, मैं कुछ 2 स्टोरी आपको बता देता हूँ। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तो हमने स्टोरी की थी मनमोहन सिंह जेल जा सकते हैं। ये लीड स्टोरी थी चौथी दुनिया। जी। और दूसरी स्टोरी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए 2016 में, तो हमने कवर स्टोरी की थी बेहोश प्रधानमंत्री। तो सवाल ये है कि अगर आपके पास जो पैसा लगाने वाला है, वो आपका साथ देता है, और आप संपादक हैं और आपके संवाददाता आपका साथ देते हैं, वो भी उसी तरीके से रहते हैं जो जिस जिस मानसिकता के आप हैं, तो फिर आप जर्नलिज्म कर सकते हैं, चाहे वो प्रिंट में हो या इलेक्ट्रॉनिक। जी, संतोष भैया, एक बहुत संक्षेप में एक अंतिम सवाल, क्योंकि वो मेरे ज़हन में था, मैंने कहा उसको अंत में। मैं दर्शकों को बता दूं कि संतोष भाई साहब की किताब है वीपी सिंह, चंद्रशेखर, सोनिया गांधी और मैं। और वो मैं इसको इसलिए रेफरेंस से ला रहा हूं कि उसमें उन्होंने जो वो सारे काफी, उसमें से काफी लोग जिंदा हैं, उन्होंने डिटेल में लोगों के रखे। मेरा उसमें एक प्रश्न यह है उस किताब से कि एक समय जब लार्जर क्वेश्चन आता है या लगता है कि राष्ट्र हित में ये चीज नहीं, ये होनी चाहिए, तब इस देश के तमाम ऐसे लोगों ने जिनका विचारधारा का विरोधाभास था, एक दूसरे को नहीं कर सकते थे, किसी ने किसी की सरकार गिराई थी, कोई किसी के विपक्ष, लेकिन वो भूलने की भी क्षमता रहती थी, क्योंकि राष्ट्र हित उनको लगता था कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो बैकसीट ले लेता था, ठीक है विरोध बाद में कर लेंगे। वो स्थिति आज क्यों नहीं हो पाती है? मैं आज इंडिया गठबंधन देखिए, कोई उधर भागा जा रहा है, कोई उधर भागा जा रहा है, तो हम नहीं जाएंगे तो हम जाएंगे, तो वो ये स्थिति आज क्यों नहीं हो पा रही है? हाँ जी, आपके सवाल में आपका उत्तर छिपा है। उस समय लोग राजनीति से ज्यादा राष्ट्र हित को मानते थे। मैं इंदिरा जी से शुरू करता हूँ। इंदिरा जी रही हो, जब जब 2 मिनट लूंगा इसमें। हाँ एक हाँ। तो जब 77 में इंदिरा जी हार गई, तो उनके पास सबसे पहले कौन पहुंचा? जेपी। जयप्रकाश नारायण, जिनको इंदिरा जी ने जेल में बंद कर दिया था, जिनकी किडनी खराब हो गई थी जेल में। दूसरे आदमी कौन पहुंचे? चंद्रशेखर जी। इंदिरा जी ने, जब चंद्रशेखर जी से बात हुई थी, कहा कि चंद्रशेखर जी, मैं कल से बहुत परेशान हूं कि मैं रहूंगी कहाँ, मेरे पास दिल्ली में कोई घर नहीं है। चंद्रशेखर जी ने कहा, इंदिरा जी आप इसी घर में रहेंगे। और वहां से निकल के वो मुरारजी भाई के यहाँ चले गए। मुरारजी भाई ने गुस्से में कहा, ये कैसे हो सकता है कि इंदिरा बहन को हम वहीं रहने दें, उनको नहीं रहने दूंगा मैं। चंद्रशेखर जी ने कहा कि मुरारजी भाई, मैं वादा करके आया हूँ, अब आप सोच लीजिए। ये सेंटेंस था, चंद्रशेखर जी ने मुझे खुद बताया था। और नतीजा ये हुआ आनंद जी की, मुरारजी भाई ने सोच लिया और इंदिरा जी को 14 विलिंगडन की सेंट्रल हो गया घर। कहाँ उनको, वो गिरफ्तार हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन घर उनके पास रहा। ये उस समय के लोगों में एक दूसरे के प्रति। इसी तरह चंद्रभान गुप्ता, हेमवती नंदन बोगड़ा, कितने नाम है, खुद चौधरी चरण सिंह, सब एक, चूंकि सब ये राष्ट्रीय व्यक्तित्व के मालिक थे। और जो जिसको स्टेट्समैन कहते हैं, या जिसको राष्ट्रभक्ति कहते हैं, आज तो नकली राष्ट्रभक्ति है, उस समय एक दूसरे के प्रति विद्वेष नहीं होता था। उनकी बात सुनते थे, जो अच्छा लगता था वो करते थे। अटल जी तक ये रहा है। लेकिन उसके बाद आज के जमाने में दिक्कत ये है कि जो अभी लोग आए हैं, इन लोगों के दिमाग में वो न वो परंपराएं जानते हैं, न इन्होंने कभी उन परंपराओं का पालन किया है। परिणाम परिणाम स्वरूप ये अपने राजनीतिक विरोधियों को अपना दुश्मन मानते हैं, और चाहते हैं कि उनकी लीला, किस जीवन लीला ही किस तरीके से समाप्त हो जाए, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या किसी और तरीके से हो। और जिस तरीके से, मैं क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ, जुडिशरी जिस तरीके से कम्प्रोमाइज है, तो अब लगता है कि जुडिशरी से भी कोई आशा नहीं है। तो ये देश घूम फिर के उस जगह चला गया है जिसको हम सेचुरेशन पॉइंट पे कह सकते हैं। अब ये सेचुरेशन पॉइंट कब खत्म होगा, या हिंदी के भाषा में कहें, घड़ा कब भरेगा, हम नहीं जानते। लेकिन घड़ा भरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जी। आज की स्थिति में ये
और उस समय की स्थिति में ये बुनियादी अंतर है बहुत बड़ा। अटल जी और वीपी सिंह का रिश्ता, मुरली मनोहर जोशी वीपी सिंह का रिश्ता, आडवाणी जी का वीपी सिंह का रिश्ता, इनका चंद्रशेखर जी के साथ साथ रिश्ता, भैरव सिंह शेखावत का चंद्रशेखर जी के साथ रिश्ता। भारतीय जनता पार्टी के उन लोगों में भैरव सिंह जी हैं जिन्होंने कितनी बार मतलब जिनके हर पार्टी में दोस्त। अब मैं इसका गवाह हूँ, मुझे पता नहीं मैंने किताब में लिखा है कि नहीं लिखा है, कि भैरव सिंह शेखावत और अटल जी, जसवंत सिंह, ये तीनों ने वीपी सिंह से अलग अलग बात की और कहा कि हम आपके आंदोलन में आपके साथ आना चाहते हैं, हम पार्टी छोड़ देना चाहते हैं। वीपी सिंह ने कहा कि आप मत आइए, मेरा कोई भविष्य निश्चित नहीं है, ये तो आंदोलन चल रहा है, आप अभी जहां हैं वहीं बने रहिए। आपने कहा उसके लिए आपका धन्यवाद। अब सोचिए, इस तरीके के लोग थे उस समय जो देश हित में फैसला करते थे, क्योंकि राजीव गांधी ने, आप अगर लोगों को याद हो, राजीव गांधी ने जिस तरीके से देश में विपक्ष की हालत खराब कर दी थी और जिसके खिलाफ वीपी सिंह ने आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन में सारे विपक्षी दलों के नेता शामिल होना चाहते थे, कर्पूरी जी, ठाकुर शामिल होना चाहते थे, जी, जी, मैं जी। उसका गवाह हूं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि उस समय लोग देश हित को ज्यादा समझते थे। आज देश हित की जगह खुद का स्वार्थ या किसी चीज को हम कैसे अपनी मुट्ठी में रखें, इसकी योजना ज्यादा बना। जी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई साहब। और मैं दर्शकों से एक ही चीज कहूंगा कि वो किताब लीजिए और उसमें एक इंटरेस्टिंग, बहुत सी इंटरेस्टिंग किस्से हैं, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग ये रहेगा क्योंकि वो लोग आज हैं कि वो वीपी सिंह जिन्होंने राजीव गांधी के 450 से ऊपर सदस्यों वाली कांग्रेस को सत्ता से हटाया था, वो वीपी सिंह 2004 में सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए किस तरह से लामबंद होते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। वो एक अलग बात है कि सोनिया गांधी अंतोगत्वा वो अपनी जगह मनमोहन सिंह को कर देती हैं, लेकिन वो इंटरेस्टिंग है, वो उस किताब में पढ़िए। जी सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे? तो हाँ, उसमें उसमें ये भी कारण है कि क्यों सोनिया गांधी नहीं बनी थी। जी ये जी। ख्याल गलत है कि अबुल कलाम राष्ट्रपति ने कहा था कुछ, तो ये भी नहीं। उस किताब में खुलासा है। पर एक चीज मैं आपसे एक अनुमति लेकर के एक चीज कहना चाहता हूँ। मेरी प्लीज। किताब ये किसी भी लेखक के लिए गर्व की बात है, मेरे लिए भी है कि ये किताब लगभग 55,000 बिकी है साल भर में, सॉरी 52,000 रिकॉर्ड के हिसाब से, तो 52,000 बिकी है। और उसमें अमिताभ बच्चन, जो उसमें अमिताभ बच्चन को लेकर के बहुत खुलासे हैं। अमिताभ बच्चन का कोई मेरे पास एक लव लेटर नहीं आया। उसमें हिंदुजा को लेके खुलासे हैं, हिंदुजा को कोई लेटर नहीं आया। उसमें धीरू भाई अंबानी को लेके खुलासे हैं, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी की तरफ से मुझे कोई लव लेटर नहीं आया। मुझे उसमें एक संघ को लेकर के और खासकर अटल जी ने जो संघ के बारे में कहा है उसका खुलासा है। तो ना भारतीय जनता पार्टी न संघ ने कोई मुझे लव लेटर भेजा। लव लेटर का मतलब कोई नोटिस नहीं भेजा, एक सफाई भी नहीं भेजी। मेरे ऊपर तो मुकदमों की मार हो जानी चाहिए। तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, अगर आप सही लिखते हैं और घटनाओं में आपके पास ये जानकारी है, क्योंकि एसपी सिंह ने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि अगर आपको, मैं आपके जो पत्रकारिता को जानने वाले लोग हैं उनको बताना चाहता हूँ, एक पत्रकार के लिए बहुत जरूरी है कि अगर वो कोई रिपोर्ट करता है और उस रिपोर्ट का कहीं खंडन आता है, तो उस पत्रकार के पास फॉलोअप स्टोरी करने की ताकत होनी चाहिए। अगर फॉलोअप करने की स्टोरी की ताकत नहीं होती तो पत्रकार रहने लायक नहीं है, उसको पत्रकारिता से हट जाना चाहिए। तो मेरे पास इसलिए शायद नहीं आया कि मैंने जितने नाम लिए हैं जो आप बता रहे हैं उनमें तो बहुत सारे नाम हैं ही इसमें, लेकिन जितने लोगों के नाम मैंने लिए हैं, जितने लोगों के जिनको लेकर के खुलासे हैं इसमें, उन सारे लोगों के खिलाफ फॉलो अप स्टोरी मेरे पास है। शायद इसलिए नहीं आया, या वो जी जानते हैं कि अगर हम इसका विरोध करेंगे तो शायद हमारे लिए आगे थोड़ी सी परेशानियां हो, तो किसी ने जी कुछ किया नहीं। ये इस किताब की या कलम की ताकत है जो इस किताब के जरिए से फिर स्थापित हुई है। आपके जैसे लोगों ने, हमारे जैसे लोगों ने लिखते हुए, बहुत सारे विनुक दुआ जैसे लोगों ने बहुत सारी चीजें हम लोगों ने की हैं। अकबर साहब अभी जिंदा हैं, अकबर साहब की राजनीति से मेरा कोई मतलब नहीं, लेकिन अकबर साहब हमारे समय के अभी जिंदा लोगों में वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट, जो हवा से खबरों को सुनते हैं। और यही होना चाहिए। आपकी राजनीति से हमको मतलब नहीं है, आपके इल्म से हमको मतलब है, जी जो जी अकबर साहब का है, जो एसपी सिंह साहब का था। जितने जी लोगों को इन लोगों ने गढ़ा, जितने लोगों को बनाया,
ऐसे जी, कितने लोग हैं जो लोगों को बनाते हैं। धर्मवीर भारती थे जिन्होंने बहुतों को बनाया। जी, जी। मैं तो इसलिए संतोष भाई लोग, साहब, जी, जी, प्लीज़ जी, कंप्लीट करें। नहीं, हो गई मेरी मैं बात, हो गई। मैं ये सिर्फ़ कहूँगा कि इस पे मैं आपका कमेंट नहीं चाहूँगा। मेरा कमेंट है, अंतिम बात है, आपकी अगर किताब 52,000 आपको पता है, तो मेरा अंदाज़ ये है कि वो कम से कम 5,20,000 की होगी। अपने देश में जो पब्लिशर्स का हाल है, विदाउट एनी एस्पिरेशंस टू एनीवन, उसका भगवान मालिक है। क्योंकि ये ये मैं भी उससे उसका भुक्तभोगी हूँ। अगर 52,000 आपको बताया जा रहा है तो इस देश का क्या, ठीक है, मैं कोई कमेंट आपसे नहीं चाह रहा हूँ इस पे। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष भाई साहब बात करने के लिए। मैं आगे भी थोड़ा आपसे इस इन सब विषयों पे बात करना इसलिए जरूरी है कि ये दस्तावेज हैं, एक तरह से दस्तावेज ही हैं, जो हो सकता है आज नहीं, 10 साल बाद, 20 साल बाद उसकी बहुत अहमियत हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।